आज मैं ऑटोमोबाइल के लेक्चर्स के बारे में कौन-कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। आपको मैं पिछले 2 लेक्चर्स में ऑटोमोबाइल्स के जितने भी टाइप्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। तो आज मैं केवल अपनी जो हैंड रिटन नोट्स है, उसमें से आपको समझाऊँगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हमारी धरती पे चलती हैं, पहिए होते हैं, चलती हैं, वो सब चीज़ें क्या आती हैं ऑटोमोबाइल के अंदर आती हैं। जैसे बस, ट्रक, जीप हो गया, ट्रेन हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें पहिए होते हैं और चलती हैं, वो क्या कहलाती हैं ऑटोमोबाइल। मोबाइल यानी होती है चलने वाला, ठीक है। तो चलिए कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल में, ये भी देख लेते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, पावर यूनिट, थर्ड है थर्ड आएगा अपना ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑक्सिलरी और कंट्रोल यूनिट्स, और क्या है अपना सुपर स्ट्रक्चर। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपना सबसे पहले हम लेआउट ऑफ फोर व्हील ड्राइव से हम चालू करते हैं। इसका लेआउट देख लेते हैं, कौन लेआउट कैसा है इसका। तो ये अपना फोर व्हील ड्राइव का लेआउट है, देख सकते हैं आप। कौन कौन सी चीज़ें हैं आप देख लीजिए। मेन पार्ट्स कौन कौन से आपको बता दे रहा हूँ। इंजन है, मेन पार्ट कौन कौन से हैं। इंजन है, फ्लाई व्हील है, क्लच है, गियर बॉक्स, ट्रांसफ़र बॉक्स, डिफरेंशियल्स, एक्सेल्स, प्रोपेलर शाफ्ट्स, यूनिवर्सल जॉइंट्स। एग्जाम्पल के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है एक फोर व्हील ड्राइव कार है, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए, आपको दिखा दे रहा हूँ जो जो चीज़ इसमें मैं लिखा हूँ, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इंजन आप देख सकते हैं, ये इंजन है, इंजन हो गया। फ्लाई व्हील क्या है, इसके आगे देख लीजिए, जस्ट फ्लाई व्हील लगा है। और क्लच देख सकते हैं, ये क्लच भी लगा है। गियर बॉक्स देख लीजिए, गियर बॉक्स लगा है। इसके बाद देख सकते हैं ट्रांसफ़र बॉक्स क्या काम होता है। ट्रांसफ़र बॉक्स का काम क्या होता है, ये जो मेन शाफ्ट से जो है, जो इंजन का मेन शाफ्ट से आया है, उससे प्रोपेलर शाफ्ट में हमारा पावर ट्रांसमिट करता है। अब ट्रांसफ़र बॉक्स के बाद आप देख लीजिए डिफरेंशियल्स है। ये डिफरेंशियल हमारा है, 2 डिफरेंशियल बने हैं, एक ये 2 डिफरेंशियल्स हो गए। अब एक्सल्स हो गए। कौन कौन से एक्सल हैं हमारा, एक ये एक्सल हो गया, एक ये एक्सल हो गया, 2 एक्सल्स हो गए, रियर और फ्रंट लिखा है। प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, जो हमारा ये सीधा बना है, ये क्या है हमारा प्रोपेलर शाफ्ट हो गया। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद यूनिवर्सल जॉइंट ही हमारे यूनिवर्सल जॉइंट बने हैं, देख सकते हैं आप। और एग्जाम्पल्स बता दिए मैंने किस में यूज होता है, आप बता दें। इंजन कहाँ लगा है, ये देख सकते हैं, फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स, ट्रांसफ़र बॉक्स, डिफरेंशियल, एक्सेल्स, प्रोपेलर और यूनिवर्सल जॉइंट्स, ये सभी के सभी आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें डिलीट कर दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख चुके हैं डिफरेंशियल में कौन कौन से हैं। आगे भी डिफरेंशियल लगा है, रियर और फ्रंट दोनों में हमारे डिफरेंशियल्स लगे हुए हैं। और क्या चीज़ है, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। यह होता है अपना फ्रेम, क्या होता है ये होता है फ्रेम। और सॉरी, इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं अपना लेआउट ऑफ टू व्हील ड्राइव। जो भी हम अभी फोर व्हील ड्राइव देखे हैं, उसका लेआउट देख लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप टू व्हील ड्राइव में देख लेते कौन कौन से पार्ट्स। सब कुछ सेम रहेगा, केवल ट्रांसफ़र बॉक्स नहीं होता है, बाकी सब सेम रहता है। डिफरेंशियल इसमें एक होता है टू व्हील ड्राइव में। देख लीजिए ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स देख लीजिए, इंजन हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, सारी सारी चीज़ें जो उसमें हैं सेम इसमें भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टू व्हील ड्राइव का देख लीजिए आप, जनरल लेआउट देख लीजिए। एक्सल देख सकते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, सब कुछ सेम है जैसे उसमें था। क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले आपका है एक्सल, व्हील्स हो गए, इंजन हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट्स और ये डिफरेंशियल।
देख सकते हैं, रियर एक्सल है और फ्रंट एक्सल है, सारी चीज़ें सेम है। आप अगर आप एक डायग्राम अगर देख लिए, अच्छे से बनाना सीख गए तो दूसरा बन जाएगा। ये आरजीपीवी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल के, ये देख लेते हैं। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, जो ब्लॉक डायग्राम में बना है ये ज़रूरी है, इसे आप बना लीजिएगा। और इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से इसे लिख भी सकते हैं, तो देख लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा पावर यूनिट, तीसरा है ट्रांसफ़र यूनिट, और चौथा कंट्रोल यूनिट और ऑक्सिलरी। कौन कौन से हैं, बेसिक यूनिट, पावर यूनिट, ट्रांसफ़र यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ऑक्सिलरी। इनको याद करने का ट्रिक भी मैं अपलोड कर दूंगा, कैसे याद करना है। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एक बार अगर मैं बता दिया, ट्रिक्स बता दिया, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने से भी लिख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर, सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल चेसिस बनती है। जो भी हमारी चेसिस बनती है, चेसी भी बोलते हैं जिसे, तो इसे इन सभी पाँचों की पाँचों यूनिट मिलाकर ही चेसिस एक कंप्लीट होती है। तो आप इसे देख लीजिएगा। अब अगले देखते हैं। अब अगला है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज़ द यूनिट ऑन विच ऑल द अदर ऑटोमोबाइल यूनिट्स लाइक इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल etc आर अटैच्ड। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सभी प्रकार के इंजन, प्रोपेलर शाफ्ट, डैम्पर, ये सभी की सभी चीज़ें हमारी माउंट की जाती हैं, वो क्या कहलाता है, बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। किसी भी बॉडी का मेन पार्ट जो हॉरिजॉन्टल, नीचे का हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, ये क्या होता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ इसमें माउंट रहती है, चीज़ देख लेती है। पहला होता है अपना सस्पेंशन सिस्टम, फ्रेम, एक्सल, व्हील्स, ये सारी चीज़ें हमारे क्या आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम में देख सकते हैं, फ्रेम कंस्ट्रक्शन में फ्रेम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल फ्रेम, दूसरा होता है फ्रेमलेस। कन्वेंशनल फ्रेम जैसे कि हमारा लैडर फ्रेम होता है, जिसमें हमारा फ्रेम यूज किया जाता है। उस फ्रेम के ऊपर हमारा जो इंजन, फ्लाई व्हील वगैरह माउंट, सब कुछ माउंट किया जाता है, वो कन्वेंशनल फ्रेम होता है। और फ्रेमलेस में और इसके ऊपर से फिर बॉडी रखी जाती है, सुपर स्ट्रक्चर रखा जाता है, लेकिन नीचे का जो होता है वो कन्वेंशनल होता है। लेकिन फ्रेमलेस में क्या होता है, आजकल की जितनी भी कार्स आ रही हैं वो सब फ्रेमलेस बनाई जाती है, कंप्रेस्ड स्टील से बनाई जाती हैं, जिसमें फ्रेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, पहले से ही पूरा अटैच रहता है, उसी के ऊपर सभी कुछ फिट हो जाता है, बॉडी ही बनाई जाती है, केवल उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखा जाता है। तो कन्वेंशनल फ्रेम आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ए कन्वेंशनल प्रेस्ड स्टील फ्रेम इज prepared and all the mechanical units are attached to it and then body is superimposed। क्या बोला गया है कि एक इसमें क्या होता है, नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है और उसके ऊपर से बॉडी क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला है अपना फ्रेमलेस। फ्रेमलेस में क्या होता है, द बॉडी इज डिजाइंड इन सच ए वे, बॉडी को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है दैट द फंक्शन ऑफ बॉडी एंड फ्रेम इज कम्बाइंड एंड द मैकेनिकल यूनिट्स आर डायरेक्टली अटैच टू द बॉडी। क्या बोला गया है कि इसमें फ्रेम नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट बॉडी ही बनाई जाती है, उसमें सभी प्रकार की जितनी भी मैकेनिकल यूनिट्स होती हैं, इंजन, गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ उसमें माउंट कर दिया जाता है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का क्या फंक्शन है, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन होता है इसका एब्जॉर्ब, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। तो देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द रोड शॉक्स फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द व्हीकल। जब कभी भी गाड़ी हमारी रोड पे चलती है तो क्या होता है, कई प्रकार के गड्ढे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमको शॉक लगता है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है ये।
हम तक शॉक को नहीं पहुंचने देता। और आगे देख लेते हैं सेफ गार्डिंग द पैसेंजर्स फ्रॉम रोड शॉक्स। अगर हम गाड़ियों पे बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, गड्ढे आ रहे हैं, तो उसमें से जो पैसेंजर्स हमारे बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो हमको सुरक्षा प्रदान होगी, किसी प्रकार का हमको शॉक नहीं लगेगा। अब आगे का देख सकते हैं प्रिजर्विंग द स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग पिचिंग एंड रोलिंग। पिचिंग और रोलिंग आपको समझा दे रहा हूँ क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी मान लीजिए चल रही है, ऐसे गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी हमारी चल रही है ऐसे, तो ये होती है पिचिंग, देख लीजिए ऐसे ऐसे, ये होती है पिचिंग। और अगर गाड़ी हमारी मान लीजिए ऐसी है, ऐसी गाड़ी है, अगर इधर इधर ऐसे मूव कर रही है, तो ये क्या होता है, हमारी रोलिंग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम आपको बता दिया, जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये चलिए देख लेते हैं। इसके दो प्रकार से हैं, पहला अपना कन्वेंशनल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। अब कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम इन दिस द लीफ स्प्रिंग आर अटैच्ड टू द रिजिड एक्सल बीम। क्या होता है, दो प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम देखेंगे हम, कन्वेंशनल और इंडिपेंडेंट। कन्वेंशनल में क्या होता है कि हमारा लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग सभी देखे होंगे, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बसेस होते हैं, उनमें लीफ स्प्रिंग लगाया जाता है, क्योंकि वो लोड सहने की कैपेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो देख लीजिए। अब अगला होता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, इसे भी हम कन्वेंशनल को डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पहिया जो होता है दूसरे पहिए से डिपेंडेंट होता है। अगर एक पहिया नीचे की ओर आ रहा है, तो दूसरा पहिया ऊपर चला जाएगा, ऐसा इसलिए डिपेंडेंट होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि बीच में ऐसा कुछ जॉइंट्स मैकेनिज्म लगाया जाता है कि अगर एक व्हील नीचे भी चला गया, तो दूसरा व्हील अपने ही पोजीशन पे रहेगा, किसी प्रकार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। There is no rigid axle beam and each wheel is free to move vertically without affecting other wheels। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारा व्हील हो गया, यहाँ एक व्हील लगा है, यहाँ एक व्हील लगा है, यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्शन लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि जिससे अगर ये व्हील अप और डाउन हो भी रहा है, अप डाउन हो भी रहा है, तो एक व्हील का दूसरे व्हील से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, फ्री टू मूव एक दूसरे से होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आगे का अपना एक्सल पढ़ते हैं। एक्सल क्या होता है, जो हमारा टार्क को ट्रांसफ़र करता है। तो देख लेते हैं एक्सल क्या है। एक्सल देख चुके हैं, अब इसके टाइप्स कौन कौन से देख लेते हैं। एक्सल 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी हम फ्रेम वगैरह की टाइप्स देखते हैं, कन्वेंशनल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे एक्सल की भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लाइव एक्सल, दूसरा होता है डेड एक्सल। तो लाइव एक्सल क्या कहलाता है, लाइव एक्सल वो एक्सल होता है जिसमें हम पावर देते हैं, और डेड एक्सल वो होता है जिसमें हम पावर नहीं देते हैं। जैसे ज़्यादातर रियर व्हील ड्राइव जो होते हैं, तो पाछे की जो एक्सल में हम क्या देते हैं, पावर देते हैं, आगे के एक्सल में नहीं दे रहे हैं, तो आगे वाला एक्सल क्या हो जाएगा, डेड एक्सल, और पीछे वाला एक्सल लाइव एक्सल। और अगर 4 व्हील ड्राइव है, तो दोनों के दोनों एक्सल क्या हो जाएंगे, हमारे लाइव एक्सल कहलाएंगे। तो लाइव एक्सल देख लीजिए आप क्या है। लाइव एक्सल ट्रांसमिट्स द टॉर्क रिसीव्ड फ्रॉम द इंजन टू द ड्राइविंग व्हील्स। जो ड्राइविंग व्हील्स तक हमारा टॉर्क को ट्रांसमिट करता है, जो कहाँ से आ रहा है, इंजन से जो हमारा टॉर्क आ रहा है, उसे ड्राइविंग व्हील्स तक ट्रांसफ़र करता है। अब आगे देख लेते हैं। डेड एक्सल क्या होता है, जस्ट कनेक्ट द व्हील्स टू फ्रॉम बट डज नॉट ट्रांसफ़र एनी पावर। यह क्या करता है, ये व्हील को कनेक्ट करता है, लेकिन किसी प्रकार का पावर ट्रांसमिट नहीं करता है। अब देख लेते हैं हम व्हील्स। व्हील्स क्या होते हैं। अब व्हील्स जो क्या होते हैं, गाड़ी को मूव करने में सहायता करते हैं, रोलिंग करने में। तो आप देख सकते हैं व्हील्स कितने टाइप्स के हैं। व्हील्स के हमारे 3 टाइप्स हैं, डिस्क व्हील है, वायर व्हील और एलॉय व्हील। इन सभी के अगर आप फ़ोटो भी देखना चाहते हैं, एग्जांपल कहाँ होता है, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो डिस्क व्हील क्या है, डिस्क व्हील में हमारे जो यूज किया जाता है वो आपको बता दे रहा हूँ। जो बस ट्रक होते हैं, ये हैवी लोड व्हीकल्स के लिए किया जाता है, बस हो गए, ट्रक हो गए, ये किया जाता है। वायर व्हील्स का यूज जैसे हमारी बाइक्स में जो स्पोक्स लगे होते हैं, साइकिल्स में स्पोक्स लगे होते हैं, वो वायर व्हील्स होती हैं। आजकल जो हमारी
स्पोर्ट कार्स हो गई हैं, जितने प्रकार की कार्स आ रही हैं सब ज़्यादातर वायर व्हील्स का भी यूज किया जाता है, क्योंकि हल्की होती हैं, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा कम होने के कारण इसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता। अब एलॉय व्हील ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि एलॉय व्हील जो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के साथ हल्का भी होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है, फिर भी इसका यूज किया जाता है। जितने भी कार्स आज आ रही हैं, बाइक्स आ रहे हैं, उनमें देखते हैं एलॉय व्हील लगा रहता है, ये रहता है। आप बाइक में ही देख लीजिए, ऐसा रहता है ना, ये एलॉय व्हील होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा अपना देखते हैं अपन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, अभी तक आपको दिखाया हूँ मैं क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। हम सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, व्हील्स के बारे में पढ़ चुके हैं इत्यादि। पीछे आप देख सकते हैं जितनी भी सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ। फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम चलिए एक लास्ट सोल्यूशन दिखा रहे हैं आपको, तो आप इसे बना लीजिएगा। ये डायग्राम आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप आरजीपी एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सब चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है अपना फ्रेम को डिवाइड कर दिया मैंने कितने प्रकार के होते हैं। कन्वेंशनल फ्रेम होता है, और एक होता है जो फ्रेमलेस होता है। दूसरा हम सस्पेंशन सिस्टम देख लिए हैं, सस्पेंशन सिस्टम देख लिए। कन्वेंशनल, इंडिपेंडेंट बता दी, कन्वेंशनल बता दिया मैंने कि लीफ स्प्रिंग, इंडिपेंडेंट बता दिया मैंने कॉइल स्प्रिंग होती है, सॉरी भूल गया था मैं, कॉइल स्प्रिंग होती है इंडिपेंडेंट में। अब एक्सल्स में बता दिया मैं लाइव एक्सल, डेड एक्सल। लाइव एक्सल और डेड एक्सल होता है, जिसमें पावर ट्रांसमिट होता है वो लाइव एक्सल होता है, और जिसमें नहीं होता वो डेड एक्सल होता है। व्हील्स में हम बता दिए हैं डिस्क व्हील होता है, वायर व्हील होता है, एलॉय व्हील होता है। डिस्क व्हील का यूज कहाँ किया जाता है ये भी बता दिया। डिस्क व्हील का यूज हमारे ट्रक, बसेस इत्यादि जो हमारे हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं उनमें किया जाता है। और वायर व्हील्स का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे बाइक हो गया, साइकिल हो गई, और जितने प्रकार की कार्स आ रही हैं, हल्की कार्स होती हैं और ज़्यादा जिनमें लोड नहीं लगता है, उसमें वायर व्हील्स का यूज़ किया जाता है। एलॉय व्हील्स का आजकल ट्रेंडिंग है, जितनी भी प्रकार से बाइक्स आती हैं, कार्स आती हैं, सब में यूज किया जाता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। अब आगे देख लेते हैं अपना चेसिस के बारे में, देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेसिस कौन कौन प्रकार से चेसिस होती हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ चेसिस होते हैं हमारे जो ऑटोमोबाइल में। कन्वेंशनल होता है, सेमी फॉरवर्ड और फुली फॉरवर्ड। इनको आपको मैं एग्जांपल्स का आप दिखा दे रहा हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। तो कन्वेंशनल चेसिस क्या होता है, सेमी फॉरवर्ड और फुली फॉरवर्ड एक एक करके समझते हैं। तो पहले देख लेते हैं कन्वेंशनल में क्या होता है। इंजन फुली आउटसाइड फिटेड, इंजन जो होता है पूरी की पूरी तरह से आगे की ओर फिट होता है। जैसे आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, ट्रैक्टर देख लीजिए, पुराने जो हमारे डंपर आते थे उनमें क्या होता था, पूरा का पूरा आगे की ओर, पूरा का पूरा आगे की ओर देख लीजिए ये बढ़ा रहता था। इंजन जो हमारा पूरा आगे रहता था, ये देखिए। और दूसरा अपना आता है सेमी फॉरवर्ड। सेमी फॉरवर्ड में हम क्या दे सकते हैं, सेमी फॉरवर्ड में हाफ पार्ट ऑफ इंजन ऑन एक्सल, जो हाफ पार्ट ऑफ इंजन का होता है एक्सल पे होता है, हाफ पार्ट आउटसाइड होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पास हाफ इंजन पे है और हाफ आउटसाइड है। और तीसरा प्रकार को दे सकते हैं ऑल पार्ट ऑफ इंजन ऑन एक्सल, जो सभी का सभी पार्ट होता है वो इंजन एक्सल पे होता है। इसे आप देख सकते हैं, एग्जांपल मैं आपको नीचे ऊपर स्लाइड करके बता रहा हूँ। तो इसमें जो पुराने आते थे हमारे जो कन्वेंशनल वाले आते थे, इसे देख लीजिए क्या है, कन्वेंशनल आते थे, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आगे की जो भी चीज़ हमारी रहती थी, विजुलाइजेशन जो इसका कम होता था, ये विजुलाइजेशन नहीं रहता था। इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, ये पार्ट में हमारा विजुलाइजेशन कम रहता था। तो इसकी वजह से फिर इसमें सुधार किया गया। प्रॉब्लम क्या होती थी इसमें क्या होता था, ड्राइवर तो सेफ़ रहता था, जो ड्राइवर बैठता था वो तो सेफ़ रहता था, लेकिन जो यहाँ जो आगे जो भी चीज़ आती थी वो हमको दिखाई नहीं दे, विजुलाइजेशन ड्राइवर के लिए कम हो जाता था। तो रिस्क भी था, ड्राइवर सेफ था। अब मान लीजिए कहीं गाड़ी अगर ठुक गई तो ड्राइवर बच जाता था, लेकिन इंजन का बहुत नुकसान होता था। इसके बाद कुछ डेवलपमेंट किया गया, तो फिर क्या किया गया कि इंजन के कुछ पार्ट को थोड़ा और अंदर कर दिया गया। अंदर जो बाहर की ओर जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ा था तो उसे कुछ कम कर दिया गया। तो हाफ पार्ट इंजन का एक्सल के ऊपर आ गया, जहाँ ड्राइवर बैठता है ड्राइवर के नीचे, हाफ पार्ट आगे देख सकते हैं आप। और इसमें कुछ न कुछ विजुलाइजेशन क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया ड्राइवर के लिए, लेकिन ड्राइवर का रिस्क थोड़ा बढ़ गया है।
अब आजकल की आगे देखते हैं, आजकल के जितने प्रकार के, अब एग्जांपल देख लीजिए, कन्वेंशनल में आप देख सकते हैं जितने पुराने डंपर्स वगैरह आते थे, और इसमें आप देख सकते हैं जो सेमी फारवर्ड में दे सकते हैं। सेमी फारवर्ड में हमारी जितनी प्रकार की एम्बुलेंस वगैरह आती हैं और जिनमें थोड़ा आगे बढ़ा रहता है। एम्बुलेंस आप एग्जांपल दे सकते हैं, एम्बुलेंस देख सकते हैं जितने भी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस आते हैं उनमें आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ा रहता है, क्योंकि ड्राइवर को सेफ़ रखना पड़ता है, या कि कोई मरीज़ ले जा रहे हैं उसे सेफ़ रखने के लिए थोड़ा सेफ्टी भी देनी पड़ती है। और अगला होता है अपना फुली फारवर्ड। फुली फारवर्ड में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी तरह से विजुलाइजेशन आ गया है, कुछ रहता है बाकी लगभग यही मानते हैं कि पूरी पूरी विजुलाइजेशन आ गया, लेकिन इसमें ड्राइवर को रिस्क है। अगर गाड़ी कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर बाहर, समझ सकते हैं आप। अब जितने प्रकार की आपकी अब वॉल्वो बस आ गई हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, ये सभी प्रकार के फुली फारवर्ड हैं, पूरी की पूरी तरह आगे रहते हैं, इनका विजुलाइजेशन पूरा आगे रहता है। समझ गए हैं? तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप इन्हें लिख लीजिएगा। अब आगे के चलते हैं, आगे क्या चीज़ है। एग्जांपल्स मैं आप दिखा चुका हूँ। नॉन विजुलाइज्ड एरिया इसमें ज़्यादा है, इसमें मीडियम है, इसमें सबसे कम है। और ओल्ड डंपर्स जो पुराने होते थे ये कन्वेंशनल में हो गए। जो सेमी फारवर्ड में एम्बुलेंसेस देख सकते हैं, बसेस ट्रक्स में आप फुली फारवर्ड जो आगे देख सकते हैं। और ड्राइवर की सेफ्टी इंक्रीज करती डिक्रीज करती इनके फारवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं अपना फंक्शन ऑफ फ्रेम। हम फ्रेम के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से फ्रेम होते हैं। कन्वेंशनल होता है, एक फ्रेमलेस होता है। अब इस फ्रेम के फंक्शन क्या हैं, तो इसके बारे में आइए चलिए जानते हैं। तो फ्रेम का फंक्शन है टू सपोर्ट द कंपोनेंट्स टू सप्लाई वेरियस लोडिंग। कंपोनेंट्स जितने पर कंपोनेंट्स होते हैं, इंजन हो गया, फ्लाई व्हील, क्लच इत्यादि को सपोर्ट करता है। और क्या करता है, वेरियस प्रकार की जितनी प्रकार की लोडिंग आती है सभी प्रकार की इस फ्रेम में ही आती है। फ्रेम क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है जो आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे ये है, ये फ्रेम होता है, एक्सल लगा होता है, ये एक्सल लगा होता है। ये क्या होता है हमारा, ये एक्चुअल में फ्रेम ही होता है। क्या होता है, फ्रेम होता है। तो इसी के ऊपर सभी प्रकार की बेंडिंग, ट्विस्टिंग, जितनी प्रकार की लोडिंग आएगी, स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग, ये किसके ऊपर आएगी, फ्रेम के ऊपर सभी की सभी लोडिंग आएगी। तो इसलिए हमको फ्रेम की डिज़ाइन कुछ सभी प्रकार के एनालिसिस, लोड का एनालिसिस करके ही करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर ही सभी प्रकार की लोडिंग लगती है। आगे देखते हैं स्टैटिक लोडिंग में हम क्या दे सकते हैं। जैसे गाड़ी हमारी खड़ी है तो उस पर किस प्रकार की लोडिंग लग रही है, व्हीकल का लोड लग रहा है, पैसेंजर और गुड्स उसमें जो रखे हैं उसका लोड लग रहा है, अगर गाड़ी खड़ी है तब की बात कर रहे हैं हम। अब डायनेमिक लोडिंग के अंदर देखते हैं। डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है कि अगर गाड़ी मेरी चल रही है तो कुछ एंगल पे लगता है, इसमें जैसे वर्टिकली लगता था ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारा बॉडी का। लेकिन अगर गाड़ी चल रही है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है और गाड़ी चल रही है, इसके व्हील्स हैं, तो इसमें कुछ एंगल पे लगेंगे, एंगल पे जैसे ये है तो कुछ एंगल पे फोर्सेस लगते हैं। और अगर गाड़ी खड़ी है तो डाउनवर्ड लगता है। तो डायनेमिक लोडिंग देखते हैं, व्हीकल का लोड लगता है जब गाड़ी चलती है। तो मान लीजिए कहीं जंपिंग आ गए हैं, हम देख चुके हैं फंक्शन ऑफ फ्रेम कौन कौन से हैं। टू सपोर्ट द कंपोनेंट्स, टू सपोर्ट वेरियस लोडिंग में हम दे सकते हैं स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग। कौन कौन से स्टैटिक लोडिंग कौन कौन से, जैसे व्हीकल खड़ा है तो व्हीकल लोड हो गया, पैसेंजर और गुड्स लोड। डायनेमिक लोडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहला है व्हीकल लोड, साइड विंड। व्हीकल लोड हम समझ चुके हैं। साइड विंड, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के आगे से हवा आ रही है तो क्या होगा, हमारे आजू बाजू से विंड, हवा भी तो लगेगा, उसका भी दबाव लगेगा ना, तो साइड विंड हो जाएगा। रोड चैम्बर, अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी ऐसा रोड बना है, ऐसी रोड बनी है, गाड़ी हमारी ऐसी चल रही है, ऐसी खड़ी है, तो क्या होगा, इसमें भी तो फोर्स लग रहा है, आउटसाइड लग रहा है, इनसाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रोड चैम्बर के कारण जो फोर्स लगता है। कोलिजन, मान लीजिए गाड़ी कहीं टकरा गई तो उसके कारण जो भी फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन, मान लीजिए कि आप एक्सीलरेशन के कारण, ब्रेक के कारण कैसा होता है कि आप कोई गाड़ी खड़ी है, मान लीजिए गाड़ी खड़ी है और गाड़ी को आप अचानक से आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे वाला हिस्सा तो स्थिर रहेगा और आगे वाला हिस्सा आगे की ओर जाने की ओर कोशिश करेगा। तो ये जो भी इसका फ्रेम होता है, तो फ्रेम पे क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा कि ये पीछे की ओर खींच रहा है, ये आगे की ओर खींच रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, हमारा टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो
ये डायनेमिक लोडिंग के अंदर आ जाएगा। और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे गाड़ी आपकी चल रही है, गाड़ी आपकी चल रही है, अचानक से आप ब्रेक मारेंगे तो आगे वाला हिस्सा तो रुक जाएगा, लेकिन पाछे वाला आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। तो ये सभी प्रकार क्या हो जाएगी, हमारी डायनेमिक लोडिंग हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का देखते हैं हम अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ चेसिस फ्रेम। जो चेसिस का फ्रेम होता है उसे हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, किस प्रकार कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसमें चेसिस के फ्रेम के। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, हम बताएं, ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा मेन फ्रेम होता है। इसके ऊपर जो भी इंजन वगैरह अगर हम माउंट कर दिए सब चीज़, तो क्या हो जाता है, चेसिस बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेसिस फ्रेम के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें। तो सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स, दूसरा होता है क्रॉस मेंबर्स, यूज्ड बोल्ट जॉइंट्स, रिवेटेड जॉइंट्स। और क्रॉस मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बोल्ट, रिवेट, इनका यूज करते हैं। ऐसा इसलिए बेंडिंग का भी कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर अचानक से इम्पैक्ट वगैरह आया, गाड़ी में बेंडिंग हुई, ट्विस्टिंग हुई, तो बेल्डिंग चटक सकती है। लेकिन इसमें ऐसा बोल्ट में और रिवेट में ऐसा नहीं होता, एडजस्ट होते हैं, एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इनका यूज ज़्यादातर किया जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स, क्रॉस मेंबर्स, बोल्टेड जॉइंट कहाँ लगते हैं ये आपको दिखा दे रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेसिस फ्रेम। इसमें क्या है, दो प्रकार के चेसिस फ्रेम होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो लो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, और हाई टॉर्जनल रिजिडिटी। एक एक के बारे में देखें। पहले लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स, क्रॉस मेंबर्स के बारे में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये होता है अपना लॉन्गिट्यूडनल मेंबर। क्या होता है ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर जो होते हैं, ये होते हैं अपने क्रॉस मेंबर। क्या होते हैं, क्रॉस मेंबर। और इनमें जो ये आप देख पा रहे हो छोटे छोटे लिखे हैं, इनके क्या बोलते हैं, बोल्टेड जॉइंट या कि रिवेटेड जॉइंट होते हैं, क्रॉस मेंबर्स में लगाए जाते हैं। समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये होता है क्रॉस, और ये होते हैं जो हमारे बोल्टेड जॉइंट्स होते हैं। और स्ट्रेंथ के हिसाब से देख सकते हैं, लो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ये लो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी का है, पहला नंबर है ये। तो क्यों बोला गया इसे लो स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर्स हैं वो कम है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, लो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। अब आगे देखते हैं, हाई स्ट्रेंथ का भी दे सकते हैं, हाई स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी का दे सकते हैं अगर हम क्रॉस मेंबर्स बढ़ा दें इनके बीच में। ये तो आप समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल हो गया और ये क्रॉस हो गए। तो अगर हम क्रॉस मेंबर्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर्स अगर बढ़ा देते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे क्या बोल दिए हम, हाई स्ट्रेंथ और हाई स्टेबिलिटी। अगर हाई स्ट्रेंथ है तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं, तीसरा होता है अपना जो टॉर्जनल स्ट्रेंथ है, जिसकी ज़्यादा होती है। मान लीजिए आपकी बॉडी टॉर्क के कारण इधर से उधर क्या हो रही है, रोलिंग मोशन कर रही है, तो इसमें क्या लगेगा, अगर बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो क्या होगा, उसमें टॉर्क लगेगा। और बॉडी बॉडी का फ्रेम आपका क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है टॉर्जन के कारण। तो उसको बचाने के लिए क्या किए हम, टॉर्जनल बॉडी बनाए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें भी वही सेम सिस्टम होता है। पहले लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रेम, क्रॉस मेंबर्स जितने होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक जो हमारा एक्स सेक्शन का बनाया जाता है, देख सकते हैं ये एक्स सेक्शन है, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये क्रॉस मेंबर होता है, जो क्रॉस मेंबर, और या कह सकते हैं टॉर्जनल जो लगाया जाता है, डायगोनल क्रॉस मेंबर होता है। तो इसके कारण हमको टॉर्जनल स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाती है, बॉडी टॉर्क के कारण नहीं हो पाती है। शायद आप समझ चुके होंगे। अगर आपको इसके डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करके दे सकते हैं कि क्या होता है। आपको मैं केवल नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसमें एक एक पॉइंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आप समझ चुके होंगे इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के हिसाब से फ्रेम का कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड से हाइट कितनी होती है। आप ये ग्राउंड है, ये कार है, इसके यहाँ पहिए हैं, यहाँ फ्रेम है, तो इन दोनों के बीच में हाइट कितनी है, इसकी फ्रेम और इसके बीच में हाइट कितनी है, इसको देखकर हम क्या देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है। लो फ्रेम हाइट, मीडियम फ्रेम हाइट और हाई फ्रेम हाइट। लो फ्रेम हाइट में देख सकते हैं जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं
सॉरी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आल्सो क्लासीफाई द फ्रेम्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम हाइट। फ्रेम हाइट के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है लो फ्रेम हाइट, मीडियम फ्रेम हाइट, हाई फ्रेम हाइट। ये ग्राउंड से और फ्रेम तक की हाइट बताता है गाड़ी की। अगर लो फ्रेम हाइट में दे सकते हैं आप, जितनी भी रेसिंग कार्स होते हैं वो नॉर्मल रोड्स में आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्राउंड से हाइट जो फ्रेम की होती है बहुत कम होती है, और जहाँ मान लीजिए जंपिंग वगैरह है तो उसमें टच कर जाएगा। तो जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं साइट्रोएन 15 CBH 80 से आप सर्च कर सकते हैं लो फ्रेम हाइट की, ये जितने भी व्हीकल्स होते हैं। दूसरा होता है मीडियम फ्रेम हाइट। मीडियम फ्रेम हाइट में क्या होता है, एग्जांपल आप दे सकते हैं कार, बाइक, बोलेरो, जीप, ये सब क्या है मीडियम फ्रेम हाइट होती हैं। और हाई फ्रेम हाइट, हाई फ्रेम हाइट में क्या क्या आता है अपना, बस आता है, ट्रक आता है, JCB, ये सब क्या होता है हाई फ्रेम हाइट होते हैं। इनके फ्रेम काफ़ी हाई होते हैं। जो पुराने बस होते थे, अब न्यू बसेस में भी उनकी भी हाइट काफ़ी कम कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, नोट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखते हैं नोट, इन फ्रंट फ्रेम some portion empty when inside the provide good movements of wheels, or you can say increase turning radius of wheels। ये क्या बोला है कि जो फ्रंट जो फ्रेम होता है उसमें कुछ बेंडिंग दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है, इसका मेन रीज़न क्या होता है ये बताएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि आपका क्या बनाते हो, जब फ्रेम बनाते हो तो ऐसे बनाते हो फ्रेम को। फ्रेम बनाने का तरीका क्या है, ये 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 तो ये आप यहाँ ये गैप क्यों दे दिया, आप इसे ऐसे भी बना सकते थे। इसके देने के कौन कौन से रीज़न है ये हम बताए हैं, चलिए देख लीजिए। तो क्या करता है ये, व्हील्स को फ्रीली मूव करने में, जैसे हम मोड़ते हैं इधर से इधर, अगर हम स्टीयरिंग करते हैं तो उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बनाते हैं। फ्रंट व्हील में इसलिए देते हैं क्योंकि फ्रंट व्हील तो हमको नहीं मोड़ना पड़ता, केवल आगे स्टीयरिंग लगी होती है। स्टीयरिंग में किस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम आगे स्पेस दे देते हैं, उसमें बेंड कर देते हैं। दूसरा होता है एरोडायनेमिकल इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द नैरो शेप और एयर इजली पासेज। क्या करता है, एरोडायनेमिकल शेप होता है, जैसे ये अगर शेप बनाए हैं तो एरोडायनेमिकल होता है, एरोडायनेमिकल होने के कारण इससे जो भी आगे से एयर आएगी उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेगी, इसके लिए यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज्ड ब्रैकेट्स, और इनमें क्या होता है हम आपको दिखाए होंगे कि ब्रैकेट्स यूज होते हैं, आपको नहीं दिखाए हैं तो चलिए आगे बता देंगे ब्रैकेट्स कहाँ यूज है, आपको दिखा देंगे। तो मान लीजिए आपका ये फ्रेम है, इसमें जितने भी क्रॉस मेंबर लगे हैं, ये क्रॉस मेंबर, तो क्रॉस मेंबर की बाहर की ओर थोड़ा थोड़ा हम ब्रैकेट अपने हिसाब से लोहे के अलग से टुकड़े क्या कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसका रीज़न होता है कि इसके ऊपर मान लीजिए आपको कूलर को माउंट करना है, डीजल टैंक, पेट्रोल टैंक आपको माउंट करना है, टायर्स आपको व्हील से यहाँ माउंट करना है, तो ऊपर इसके अगर रखना है तो इसके लिए हम एक्सटर्नल पार्ट्स इसमें बाहर बढ़ा देते हैं, सभी चीज़ों को सपोर्ट देने के लिए। शायद आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं ओवरहैंग ऑफ फ्रेम्स में ओवरहैंगिंग किस प्रकार के, आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो पूरी की पूरी व्हील्स जो बाहर नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ओवरहैंगिंग होती है। इसमें देख सकते हैं ये ओवरहैंगिंग है, ये ओवरहैंग देख सकते हैं इसमें, ये ओवरहैंग, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रंट ओवरहैंग, और इसे रियर ओवरहैंग बोलते हैं। समझ गए होंगे आप सभी, एग्जांपल्स देखते रहते हैं सारी चीज़ों को गाड़ियाँ, तो देख लेंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं वेयर वी माउंट एनी पार्ट्स लाइक इंजन, कार्बोरेटर etc ऑन द फ्रेम, यूज ऑलवेज यूज रबर ब्लॉक्स टू एब्जॉर्ब। क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर जब अगर हम इंजन माउंट करेंगे, क्रॉस मेंबर है, क्रॉस मेंबर के ऊपर अगर इंजन माउंट कर रहे हैं, कहीं माउंट कर रहे हैं, तो उसके नीचे क्या करते हैं हम कुछ रबर का ब्लॉक्स रख देते हैं, जिससे डायरेक्ट जो भी हमारा फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है धरती से, पृथ्वी से जो भी फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे फ्रेम के ऊपर, तो डायरेक्टली इंजन पे ना पड़े, वो शॉक एब्जॉर्वर जो रबर होता है वो एब्जॉर्व कर ले कुछ ना कुछ पार्ट, तो इंजन को हमारा नुकसान ना होगा। इसलिए इसका यूज करते हैं, ब्लॉक्स रबर्स का यूज करते हैं।
फ्रेम मेड अप ऑफ फ्रेश्ड स्टील, जो भी फ्रेम्स बनाए जाते हैं, जैसे आपकी आजकल की जो कार्स होती हैं, कार्स का अगर फ्रेम देखेंगे तो किससे बनाई जाती हैं, प्रेस्ड स्टील से बनाई जाती हैं, क्योंकि वो हल्की भी होती है। अगर इम्पैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, कभी अगर गाड़ी टकरा भी गई तो उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम पाइप्स बना रहे हैं तो वो टूट भी सकती हैं, तो इसलिए हम इसका ज़्यादा कंप्रेस्ड स्टील का यूज करने लगे हैं आजकल। तो आगे देखते हैं, देयर आर मेनली 3 टाइप्स एक बोल सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ फ्रेम, और भी होते हैं लेकिन मेन 4 टाइप्स में दिखाया हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शन का। रेक्टेंगल मतलब कि ऐसा, ये शेप आप दे सकते हैं, ये स्क्वायर भी हो सकता है, और सर्कुलर सेक्शन का भी हो सकता है। ये किसके लिए यूज होता है, ये रेक्टेंगल सेक्शन होता है अगर हमारा बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग के लिए स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। सर्कुलर क्या होता है, अगर हमारा टॉर्जन लग रहा है, टॉर्जन के लिए स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। हर जगह अलग अलग यूज होता है, जहाँ जिसका यूज होता है उसके हिसाब से व्हीकल्स का यूज हम कहाँ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इनका यूज करते हैं फ्रेंड्स का। और चैनल सेक्शन होता है, जैसे आप जितने भी बसेस ट्रक्स देखेंगे तो उनमें चैनल सेक्शन लगे, चैनल सेक्शन ये सेक्शन होता है, ये चैनल सेक्शन होता है। और आई सेक्शन, आई सेक्शन में ये होता है, आई सेक्शन, आई सेक्शन का यूज कम किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है आई सेक्शन की होती है, लेकिन इससे बनाने में कम्प्लेक्सिटी होती है, इसलिए इसका यूज थोड़ा कम करते हैं। चैनल सेक्शन का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो एक बार जूम करके मैं आपको पूरा का पूरा नोट्स दिखा दे रहा हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है, इसके बाद आप पीछे का देख सकते हैं और देखना है देख लीजिए और नोट्स डाउन कर लीजिएगा। ये है सस्पेंशन सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में है, सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।